नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो देखिए, प्राइम न्यूज ने आज अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं। इन 6 सालों के दरमियान कई उतार चढ़ाव रहे, लेकिन इन सबके बीच कुछ कायम रहा, तो वो था आपका प्यार। और उम्मीद यही है कि आगे भी आपका प्यार यूं ही बरकरार रहेगा। चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। तो आज सीएम तीरथ सिंह रावत ने बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की है। चिंतन शिविर और 2022 चुनाव को लेकर चर्चा की गई। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, सतपाल महाराज और धन सिंह रावत को दिल्ली बुलाया गया। पार्टी आलाकमान से मुलाकात की जाएगी। सीएम तीरथ सिंह रावत पहले से दिल्ली में मौजूद हैं। कल देर रात जेपी नड्डा से भी मुलाकात तीरथ सिंह रावत की हुई है। तो देखिए, अगले साल उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले ये सियासी हलचल कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। तीरथ सिंह रावत कल से ही दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां उनकी मुलाकात कल देर रात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी हुई है। इस बीच कई और जानकारी मिल रही है। सीएम तीरथ सिंह रावत बीजेपी अध्यक्ष से भी मुलाकात कर चुके हैं। चिंतन शिविर और 2022 चुनाव को लेकर चर्चा इस बैठक में बातचीत में की गई। सतपाल महाराज, धन सिंह रावत को दिल्ली बुलाया गया है। जाहिर तौर पर अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर यह हलचल तेज नजर आ रही है, जहां सतपाल महाराज से भी मुलाकात तीरथ सिंह रावत की होगी। जितेंद्र पेटवाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, लगातार बैठकों का दौर अब उत्तराखंड को लेकर भी शुरू हो गया है। सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली के दौरे पर हैं और कल देर रात जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई है। क्या कुछ खास रहा इस मुलाकात में? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब चुनावी वर्ष हो और उत्तराखंड में दो उपचुनाव होने हैं, उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में केंद्रीय नेताओं से मेल मुलाकात, मंथन, विचार लाजमी है। और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने जो केंद्रीय नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मुलाकात करने दिल्ली गए हैं और मुलाकात चल रही है, दौर अभी भी जारी है। इसी क्रम में आज सतपाल महाराज और धन सिंह रावत को भी दिल्ली बुला लिया गया है। संभवतः मुख्यमंत्री का जो उपचुनाव होना है उसको लेकर विचार मंथन किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के सामने दो विकल्प खुले हैं। एक तो गंगोत्री की सीट खाली है, दूसरी सतपाल महाराज। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सतपाल महाराज वाली सीट के मुख्यमंत्री को पौड़ी विधानसभा जो क्षेत्र है, उधर सतपाल महाराज की जो कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है और सतपाल महाराज को फिर इनकी जगह केंद्र में एमपी के चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो कई सारे विकल्प हैं, कई कयासबाजियां चल रही हैं। फिलहाल किसी अंतिम निर्णय पर अभी मोहर लगी नहीं है। जितेंद्र, लेकिन तमाम बैठकों के बीच इसको लेकर क्या कहा जा रहा है? कब तक तीरथ सिंह रावत दिल्ली में रह सकते हैं और ये बैठकों का दौर दिल्ली के अंदर अभी चलने वाला है? जी, जाहिर सी बात है, वैसे तो आज मुख्यमंत्री का वापस आने का था देहरादून, लेकिन अचानक से सतपाल महाराज और धन सिंह रावत को भी बुला लिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि आज मुख्यमंत्री दिल्ली में रुकेंगे और जो मुलाकातों का सिलसिला है वो अब बढ़ेगा। कुछ वरिष्ठ नेताओं से कल मुलाकात हुई थी, कुछ नेताओं से आज होने की संभावनाएं हैं। और बिल्कुल, कई मायनों में महत्वपूर्ण ये बैठक है। पूरी बैठक पर नजर आप जितेंद्र बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उधर देहरादून में रोडवेज कर्मचारियों को जारी हुआ 1 माह का वेतन। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद ये वेतन जारी किया गया है। फरवरी माह का वेतन परिवहन निगम ने अभी जारी किया है। अभी रोडवेज कर्मचारियों का 4 माह का जो वेतन है वो रुका हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। परिवहन विभाग से जुड़े जो कर्मचारी हैं, उनका वेतन लंबे वक्त से रुका हुआ था। कोरोना काल के दौरान उनकी सेवाएं जारी रही, लेकिन उनको वेतन नहीं दिया गया, जिसको लेकर उनकी ओर से शिकायत की गई थी। और अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद उन्हें 1 माह का, फरवरी के माह का जो वेतन है वो जारी किया गया है, लेकिन 4 माह का वेतन अभी भी बाकी है। जितेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। जितेंद्र, परिवहन विभाग के कर्मचारियों का वेतन जारी किया गया है फरवरी का, लेकिन 4 माह का वेतन अभी भी बाकी है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जो कर्मचारी जो हैं रात दिन मेहनत करते हैं, उत्तराखंड की सड़कें हों चाहे देश की सड़कों पर वाहन दौड़ाते हैं, सभी यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं। उनको आज ऐसी स्थिति इस कोरोना काल में झेलनी पड़ रही है कि 4-4, 5-5 महीने तक उनको जो परिवहन निगम है वो वेतन नहीं दे रहा है। और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि उत्तराखंड परिवहन निगम हमेशा घाटे में चलता है। कई बार जांचें भी होती हैं, लेकिन उन जांचों में कुछ निकलता है नहीं। लगातार जब से उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड परिवहन निगम की यही स्थिति है कि हमेशा घाटे में रहा है। उस घाटे में कैसे रहा, क्या रहा, उसकी तो सरकारें जांच नहीं कराती, लेकिन इसकी मार जो वहाँ के कर्मचारी हैं उन पर पड़ती है। और ये स्थिति है कि 4-4, 5-5 महीने तक उन कर्मचारियों को बिना वेतन के काम करना पड़ता है। इसी को लेके एक याचिका हाईकोर्ट में लगी थी और अब कोर्ट ने जो है काफी सख्ती दिखाई है और सरकार को कहा था कि इनका वेतन तुरंत निर्गत किया जाए। तो इसी क्रम में फरवरी माह का जो वेतन है वो निगम ने
अभी जारी किया है। केवल फरवरी का वेतन अभी दिया गया है, 4 माह का वेतन अभी भी बाकी है। बने रहिए जितेंद्र, आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और डीजीपी अशोक कुमार का कुमाऊं दौरा है आज, 1 से 3 जुलाई तक डीजीपी का दौरा रहेगा कुमाऊं का। नैनीताल, उधम सिंह नगर दौरे पर रहेंगे डीजीपी। फायर, सीबीसीआईडी अभिसूचना के कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी। 2 जुलाई को जनता दरबार लगाएंगे डीजीपी, जहां पर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, सीधे जनता से बातचीत करेंगे। हल्द्वानी में 2 जुलाई को लगेगा डीजीपी का जनता दरबार। तो 2 जुलाई को जनता दरबार लगाएंगे डीजीपी अशोक कुमार। जितेंद्र, डीजीपी अशोक कुमार 2 दिन के दौरे पर हैं, क्या कुछ खास इस दौरे में रहने वाला है? जी देखिए, डीजीपी अशोक कुमार जो है उन्होंने अपना 1 से 3 जुलाई तक का जो दौरा है वो उन्होंने प्रस्तावित रखा है। और अशोक कुमार आज से जो है 3 तारीख तक कुमाऊं के दौरे पे हैं। नैनीताल, उधम सिंह नगर जनपद का वो भ्रमण कर रहेंगे और फायर, सीबीसीआईडी अधिसूचना के कार्यों की वो समीक्षा करेंगे जी। 2 जुलाई को वो जनता दरबार भी लगाएंगे। हल्द्वानी में 2 जुलाई को जो है डीजीपी का जनता दरबार लगेगा और उसमें जनता की जो समस्याएं हैं, पुलिस का उनके प्रति क्या रुख है, जनता की समस्याओं का निराकरण समय पे होता है या नहीं होता है, पुलिस कितना सहयोग आम जनमानस करती है, क्या कार्य प्रणाली पुलिस की, उत्तराखंड पुलिस की है, ये सब जानेंगे। कितने जो पेंडिंग केसेस हैं वो उनकी क्या संख्या है, कितने किस गति से उन केसों का निस्तारण हो रहा है, तो ये सब समीक्षा बैठक में रहेगा। और इसी का जायजा लेने के लिए जो है डीजीपी अब आज कुमाऊं के दौरे पे हैं, तो संभवतः इन सब चीजों का निराकरण करेंगे और देखेंगे कुछ दिशा निर्देश भी उसमें जारी करेंगे। चलिए, बने रहिए जितेंद्र, आप हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, उत्तराखंड में कोरोना का कहर अब कम होने लगा है। 24 घंटे में प्रदेश में 177 ही नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 243 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। साथ ही रिकवरी दर 95.52% पर पहुंच गई है। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2101 पर है। तो उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले अब कम आने लगे हैं। कोरोना के ग्राफ में कमी आई है। 24 घंटे में 243 मामले सामने आए हैं। रिकवरी दर भी 95.52% पर पहुंच गई है, जो कि जाहिर तौर पर राहत भरी खबर है। और अब जैसे जैसे स्थिति बेहतर हो रही है, छोटी मोटी चीजों में अनलॉक और राहत रियायत जो है वो भी दी जा रही है, लेकिन इन सबके बीच अभी भी लॉकडाउन जो है वो उत्तराखंड के तमाम जिलों में लगा हुआ है। 24 घंटे के अंदर 177 नए मामले सामने आए हैं और 243 मरीज ऐसे हैं जो ठीक हो गए हैं, डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए हैं। जितेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, कोरोना की स्थिति उत्तराखंड में भी अब बेहतर हो रही है। जी, जाहिर सी बात, उत्तराखंड में इन दिनों कोरोना की जो स्थिति है वो काफी कंट्रोल में है। चाहे आम जनमानस में हो, इसमें अपना विशेष सहयोग किया है जी। दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसका अनुपालन किया गया है। इसी को देखते हुए अब उत्तराखंड में जो लगातार जो ग्राफ है संक्रमण का वो गिरता जा रहा है। और चाहे कोरोना से हो रही मौतों की बात करें, पहले बहुत कम है, लेकिन ये संतोष की बात नहीं है। अभी संक्रमण का खतरा बरकरार है जी। और जिस तरीके से ये बीमारी है, इसका ऐसे आश्वस्त नहीं कहा जा सकता कि कोरोना जो है उत्तराखंड से मुक्त उत्तराखंड हो गया है। कभी भी ये कम्युनिटी स्प्रेड में बदल सकता है और ये आम जनमानस पे निर्भर करता है कि वो कितने सुरक्षित रहता है। बिल्कुल जितेंद्र, कोरोना के मामले कम हुए हैं, खतरा अभी भी नहीं टला है, लेकिन इन सबके बीच वैक्सीनेशन का अभियान किस तरह से राज्य के अंदर चल रहा है, इस बारे में भी बताइए। वैक्सीनेशन अभियान है, समय समय पर उत्तराखंड में हर जगह वैक्सीनेशन का जो कार्य है उसको संपादित किया जा रहा है जी। भले ही कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में जो वैक्सीनेशन का कार्य था उसमें काफी रफ्तार धीमी हो गई थी, लेकिन इन दिनों जो है वैक्सीनेशन है वो जगह जगह वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है और उत्तराखंड में सामान्य स्थिति वैक्सीनेशन की बनी हुई है। चलिए, बने रहिए जितेंद्र, आप हमारे साथ। और देखिए, देहरादून में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की जनजागरण यात्रा शुरू हो गई है। हरेला पर्व को हरेला पखवाड़े के रूप में मनाएगा शिक्षा विभाग। आज से 15 जुलाई तक होगी जनजागरण यात्रा। यात्रा के दौरान 13 जिलों में पौधारोपण का कार्यक्रम भी किया जाएगा। तो हरेला पर्व को मनाया जाएगा जनजागरण के तौर पर। आज से 15 जुलाई तक जनजागरण यात्रा की जाएगी। यात्रा के दौरान 13 जिलों में पौधारोपण का कार्यक्रम भी किया जाएगा, लोगों को भी जागरूक किया जाएगा इसे लेकर। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की जन जागरण यात्रा आज से देहरादून में शुरू होने वाली है। जितेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, शिक्षा मंत्री की ओर से जन जागरण यात्रा आज से राज्य के अंदर चलाया जाना है, 15 जुलाई तक ये यात्रा चलेगी, क्या कुछ जानकारी?
शिक्षा मंत्री गांधी है, आपसे उन्होंने एक जनजागरण पूरे देश भर में जो क्षेत्र है उसका और इसी को लेते हुए जनजागरण का अभियान जो है शिक्षा मंत्री द्वारा किया जा रहा है। आज से 15 जुलाई तक जो शिक्षा मंत्री है वो विभिन्न जगहों पर जाएंगे और गौरा देवी पर्यावरण जन जागरण यात्रा जो कार्यक्रम है उनका उसे संपादित करेंगे। सेलापुर से आज इस यात्रा की शुरुआत हुई है। क्षेत्र में उसके अलावा प्रदेश के 13 जिलों के अंतर्गत 45 विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थान और विद्यालयों में भ्रमण किया जाएगा और उसके साथ उन्हें पौधरोपण का कार्यक्रम भी किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो 13 जुलाई तक ये चलेगा और जिसमें पौधारोपण कार्यक्रम भी किया जाएगा। तो देखिए, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की जन जागरण यात्रा शुरू होने वाली है। 1 से 13 जुलाई तक ये चलेगा। राज्य के अंदर हरेला पर्व को हरेला पखवाड़े के रूप में शिक्षा विभाग की ओर से मनाया जाएगा। तो आज से 15 जुलाई तक जन जागरण यात्रा राज्य के अंदर मनाया जा रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से यात्रा की शुरुआत की जाएगी। यात्रा के दौरान 13 जिलों का दौरा किया जाएगा और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के निर्देश पर उनके नेतृत्व में इस जागरण का आयोजन किया जाएगा। तो आज से 15 जुलाई तक जन जागरण यात्रा उत्तराखंड के अंदर होने जा रही है। शिक्षा विभाग की ओर से इसका आयोजन किया जाएगा। यात्रा के दौरान 13 जिलों में पौधारोपण का कार्यक्रम भी किया जाएगा। और देखिए, टिहरी में अपनी मांगों को पूरा करने को लेकर पट्टी दोगी के लोगों का केंद्रीय स्थल गुलर में धरना प्रदर्शन जारी है। ग्रामीण बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और दूरसंचार व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में सड़कों की हालत बेहद खस्ता है। जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। कई लीक रोड्स बरसों से आधा अधूरा पड़ा हुआ है। क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन उनमें डॉक्टर की तैनाती नहीं है। हर घर नल जल योजना शोषित बनकर रह गई है। गुलर में पट्टी दोगी के लोगों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। तो बिजली, पानी, सड़क की मांगों को लेकर प्रदर्शन इनकी ओर से किया जा रहा है। इनकी ओर से यह भी कहा गया है कि कई ऐसे कार्य हैं जो शुरुआत तो कर दिए गए हैं, लेकिन पूरा उन्हें अभी तक नहीं किया गया है। तो गुलर में पट्टी दोगी के लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। बिजली, पानी, सड़क की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है और उनकी ओर से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। आज ये 11 दिवसीय अनशन जो चल रहा है गुल्लर में, आज अनशन का 9वां दिन है और अभी तक जो हमारी मांगे थी शासन प्रशासन से हमें अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि हमारे जो मांगे हैं इस पे सरकार खड़े उतरे, काम करे। तमाम समस्या दोगीपट्टी क्षेत्र में बनी हुई है। अगर सरकार का यही रवैया रहा तो युवाओं को और सम्मानित दोगीपट्टी जनता को सरकार मजबूर करेगी। एक उग्र आंदोलन सड़क पर उतरेंगे और एक बड़ा आंदोलन हम सरकार के खिलाफ करेंगे। दोगीपट्टी में हम लोगों को आज 9वां दिन है हमारा धरने का और अभी तक यहाँ पर कोई भी विभागीय अधिकारी हमारे बीच में नहीं पहुँचा है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि इतनी बड़ी जनसंख्या इस दोगीपट्टी के क्षेत्र की है। 30,000 से भी ऊपर लोगों की जनसंख्या है यहाँ पर। न स्वास्थ्य की यहाँ पे कोई सुविधा है, न मोबाइल नेटवर्क की कोई सुविधा है। बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रखी है और ना यहाँ पर किसी भी घर में पानी पहुँच रहा है प्रॉपर, जो हर घर जल नल की जो व्यवस्था की गई थी। मेरा सरकार से निवेदन है और पूरी तरह से मेरा उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे क्षेत्र की समस्याओं को जल्दी से आप संज्ञान में लें, वरना पूरी दोगीपट्टी की क्षेत्र रोडों पे उतर के आंदोलन करने के बाध्य हो जाएगी। और खबरों में बात अब चमोली की कर लेते हैं, जहां पर आज से वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। वन महोत्सव में औषधीय पेड़ लगाए गए। बताते चलें कि वन महोत्सव पूरे सप्ताह मनाया जाएगा। इस मौके पर वन पंचायत भटनागर के ग्रामीणों ने वन विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण का काम किया। इस वृक्षारोपण में औषधीय वृक्ष के अलावा फलदार पेड़ का भी रोपण किया गया है। इसके अलावा अमरूद, हेड़ा सहित कई सैकड़ों फलदार पेड़ भी लगाए गए हैं। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष मुकेश नेगी, अन्य सभासदगण मौजूद रहे। तो वन महोत्सव में औषधि से जुड़े जो पेड़ हैं वो लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग की मदद से वृक्षारोपण का काम किया। पूरे सप्ताह तक इस आयोजन को किया जाएगा वन विभाग की ओर से। केदारनाथ वन्यजीव विहार के धनपुर रेंज में ये भटनगर में आज हम एक विस्तृत बृहद वृक्षारोपण कर रहे हैं।
और विशेषकर हमने आज उन लोगों को यहाँ पर बुलाया है वृक्षारोपण के लिए जो कोरोना से जो है ठीक हुए हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा ऑक्सीजन की वैल्यू कोई नहीं जानता। तो उन सब से हम जो है आज वृक्षारोपण कराकर जो ये वन महोत्सव है इसका शुभारंभ करेंगे। उधर जोशीमठ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से नगर पालिका के सभी 18+ युवाओं और 45+ उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए, जिसमें वार्ड के सभी युवाओं, महिलाओं, पुरुष और बुजुर्ग लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। बताते चलें कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना से बचाव के लिए पूरी तरह से अलर्ट पर है। साथ ही जिले में वैक्सीनेशन को लेकर कैंप भी लगाया जा रहा है। साथ ही लोगों से वैक्सीनेशन के लिए लगातार अपील की जा रही है, जागरूक करने का काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन का कैंप लगाया। 18+ और 45+ वालों का टीकाकरण का काम यहां पर किया गया। लोगों को जागरूक करने का काम भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहां किया गया है टीकाकरण को लेकर। खबर अब अल्मोड़ा से है, जहां पर कोरोना काल की बंदिशों में ढील मिलते ही नशीले पदार्थों के सौदागर फिर से एक्टिव हो गए हैं। वहीं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 53 किलो गांजे के साथ अंतरराज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जिला मुख्यालय के पास से भी एक युवक को करीब 9 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया है। मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त ये युवक चोरी के मामलों में भी जेल जा चुके हैं। तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। नशीले पदार्थों के साथ कई युवकों को पकड़ा गया है। 53 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही एक तस्कर को थाने के पास से ही गिरफ्तार किया गया है। तो लंबे वक्त से इलाके में गांजा तस्करों को लेकर शिकायत मिल रही थी और अल्मोड़ा में इसके बाद पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पर कई युवकों को पकड़ा गया है। बड़ी मात्रा में गांजे के साथ नशीले पदार्थों की बड़ी खेप उनके पास से बरामद की गई है। 53 किलो गांजे के साथ 2 गांजा तस्करों को पकड़ा गया है। साथ ही तस्करों के खिलाफ पुलिस ने अब कड़ी कार्रवाई करने के आश्वासन भी दिया है। तो देखिए 53 किलो गांजे के साथ 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अल्मोड़ा का पूरा मामला है। लंबे वक्त से पुलिस को इस बारे में सूचना मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई और 2 गांजा तस्कर इसमें पकड़े गए हैं, जिनके पास से 53 किलो गांजा बरामद हुआ है। तो 53 किलो गांजे के साथ अल्मोड़ा पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बड़ी मात्रा में इनके पास से गांजा बरामद हुआ है। लंबे वक्त से अल्मोड़ा पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि गांजा की तस्करी यहां की जा रही है और ऐसे में सूचना के आधार पर जांच करते हुए इन युवकों तक पुलिस पहुंची, जिनके पास से बड़ी मात्रा में गांजा भी बरामद किया गया है। 53 किलो गांजा बताया जा रहा है, जिसके बाद से पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ इस बात की जांच भी की जा रही है कि कहां से ये गांजा लाते थे और कहां कहां सप्लाई किया करते थे। और रुड़की में सर्व समाज सेवा समिति ने निशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। निशुल्क एम्बुलेंस सेवा से गरीबों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं निशुल्क एम्बुलेंस सेवा उद्घाटन में पहुंची रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा है कि कोरोना लहर के दौरान लोगों को एम्बुलेंस की वजह से भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा। सर्व समाज समिति की अच्छी पहल है ये। समिति ने शुरू की निशुल्क एम्बुलेंस सेवा, जिससे गरीब लोगों को, खासतौर पर ऐसे लोग जो एम्बुलेंस का खर्चा नहीं उठा सकते, उनको फायदा मिलेगा इसका। इसके साथ ही विधायक भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। उद्घाटन के समय उनकी ओर से कहा गया कि कोरोना काल के समय, कोरोना की दूसरी लहर के समय खासतौर पर लोगों को एम्बुलेंस से जुड़ी कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा है और ऐसे में लोगों को अब उससे भी निजात मिल सकेगी।
वो नीचे कर दीजिए। मत करिए, मत करिए, मत करिए, मत करिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और प्रदेश की हर खबर के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।